दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल। तो आज हम बात करेंगे 11 स्पेशल में एक हेल्पलाइन की। जी हां, हर शख्स अपने अपने तरीके से इस वक्त मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है, हर संस्थाएं मदद बढ़ा रही है और इसी कड़ी में न्यूज 11 भारत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक हेल्पलाइन की शुरुआत कर रहा है, कोविड हेल्पलाइन। न्यूज 11 की ओर से एक कोशिश, एक पहल आम लोगों तक पहुंचने की, ताकि आम लोगों को वो तमाम सुविधाएं पहुंचाई जा सके जिसके वो हकदार हैं। कोशिश हमारी ये होगी कि हम प्रशासन की ओर से आपको तमाम सुविधाएं दे दें। साथ ही साथ कोशिश ये भी होगी कि हमारे साथ कुछ चिकित्सक रहें और उस चिकित्सक के जरिए आप उन जवाबों को सुने, संतुष्ट हो जाए और घर में होम आइसोलेशन में अपना इलाज कर पाए, क्योंकि घबराने की जरूरत इस वक्त है नहीं, मिलकर सबको हराना है। तो न्यूज 11 भारत लगातार कोरोना के हर पहलू से आपको रूबरू कराते रहा है। अब अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़कर कुछ डॉक्टर्स के जरिए मिलकर हेल्पलाइन की शुरुआत करने जा रहा है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर लगातार जारी है और इस लहर में संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। मौत के आंकड़े भी हर रोज 100 से ज्यादा आने लगे हैं। अस्पतालों में बेड भर चुके। ऐसे में कोरोना से जूझ रहे मरीजों को इंतजार रहता है तो बस एक मदद की, जो मौजूदा हालात में किसी संजीवनी से कम नहीं है। सरकार अपने तरफ से मरीजों की मदद के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में न्यूज 11 भी कोविड हेल्पलाइन के जरिए एक मदद का जरिया लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ है, जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़कर डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं। एक रिपोर्ट देखिए और फिर हम बताएंगे कि आप कैसे उन डॉक्टर से जुड़ सकते हैं और कैसे सलाह ले सकते हैं। एक रिपोर्ट पहले। सरकार की कोरोना के खिलाफ जंग, बढ़ाए जा रहे ऑक्सीजन वाले बेड, आईसीयू युक्त बेड, वेंटिलेटर भी बढ़े। हर जिले में बन रहा कोविड वार्ड, दिन रात काम कर रहे अस्पताल कर्मी, सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। न्यूज 11 के हेल्पलाइन से भी ले लाभ, डॉक्टरों से ले सलाह। राज्य सरकार कोरोना मरीजों के लिए हर रोज नए इंतजाम कर रही है ताकि कोरोना से किसी की मौत ना हो। इसी कड़ी में हर जिले में कोविड वार्डों की संख्या बढ़ाई जा रही है। राजधानी रांची में कोविड वार्ड का उद्घाटन भी किया गया है। हर अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड और आईसीयू बेड के साथ ही वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। सरकार ने सभी अस्पताल कर्मियों को दिन रात काम करने का निर्देश दिया है और शिफ्टों में लोग काम कर रहे हैं। बीच में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो गई थी, लेकिन अब ऑक्सीजन की कमी को दूर कर लिया गया है। मरीजों की सुविधा के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया है, जिस पर कॉल करके कोई भी डॉक्टर से सलाह ले सकता है। इसी कड़ी में न्यूज 11 भारत ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं ताकि वो कोरोना मरीजों की सेवा कर सके। अब कोई भी शख्स न्यूज 11 भारत के कोविड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके डॉक्टर से सलाह ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11। तो न्यूज 11 भारत का कोविड हेल्पलाइन, इसमें आप कई डॉक्टर्स के साथ रूबरू होंगे। लगातार राज्य के अलग अलग हिस्सों से हमारी कोशिश है कि उन हिस्सों के डॉक्टर्स, उन हिस्सों के लोगों में जो लोग रहते हैं उन तक अपनी मदद पहुंचाएं। और हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ रहे हमारे साथ डॉक्टर दीपक जमशेदपुर से। सीधा पहले हम उनका रुख कर लेते हैं और इसके बाद एक एक करके जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो डॉक्टर साहब उनसे के साथ हम इंटरेक्शन आपका कराते रहेंगे। हम सीधा रुख करते हैं जमशेदपुर का। डॉक्टर दीपक हमारे साथ जुड़ के। डॉक्टर दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने एक बहुमूल्य समय दिया न्यूज 11 भारत के इस पहल के लिए। डॉक्टर साहब, ये ऐसा वक्त है जिसमें मरीज घबराते ज्यादा हैं। ठीक है कि कोरोना महामारी ये है, एक पैंडेमिक है ये, और बेहतर इलाज नहीं होने की सूरत में स्थिति बिगड़ जाती है। तो सबसे पहली सलाह आप क्या देंगे दर्शकों को जो इस वक्त न्यूज 11 भारत को देख रहे हैं, कि अगर आपको लगे कि आप कोरोना संक्रमित हैं या ऐसा लगे कि आप कोरोना संक्रमित ना भी हो, लेकिन कुछ महसूस ऐसा हो रहा हो आपको, कुछ एक सिम्टम्स, तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, जैसे कोरोना संक्रमित से ये जैसे ही पता चलता है कि हाँ कोरोना संक्रमित हो गए हैं, या फिर सुनते भी हैं कि किसी को कोरोना से संक्रमण हो गया है,
तो एक एंजाइटी वाला माहौल हो जाता है। एंजाइटी के सिम्टम्स घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, दिल का धड़कन बढ़ जाना, और फिर कभी कभी एंजाइटी इतना ज़्यादा हो जाता है कि लगता है कि डेथ ही हो जाएगी, मतलब पैनिक अटैक्स जैसा होने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें, बीमारी के बारे में जानें। ऐसा नहीं कि सारे लोगों को ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, या सारे लोगों को ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, या सारे लोगों को ही वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। मैक्सिमम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो घर में ही, होम आइसोलेशन में ही चिकित्सकों की सलाह से ठीक हो रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस समय घबराना या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपना धैर्य बनाए रखें और जो डॉक्टर्स के जो सलाह हैं उसको फॉलो करें। अगर आपको स्ट्रेस के लक्षण आते हैं या तनाव के लक्षण आते हैं तो अपने मनोचिकित्सक की सलाह लें। हर जगह पे मनोचिकित्सक के हेल्पलाइंस वगैरह हैं, वो उनसे मदद ले सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस समय अपने धैर्य को बनाए रखें और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस बीमारी, इस वैश्विक महामारी जो फैली हुई है, इसका हम लोग सामना करें। बिल्कुल, तो हम दर्शकों को इस वक्त बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर दीपक जुड़े हैं जमशेदपुर से, और साथ ही साथ हमने फोन लाइन भी खोल दी है। फोन लाइन जो हमारी है, जो फोन नंबर है वो नीचे हम फ्लैश कर रहे हैं, उस नंबर पर आप फोन करके वो सलाह ले सकते हैं। और रांची से इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर, अशोक जी, अपनी बात आप रख सकते हैं, डॉक्टर साहब तक हम उस बात को पहुंचाएंगे। क्या आपका सवाल है? हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो कोविड-19 में फीवर आता है, तो कितना दिन तक पैरासीटामोल लेना चाहिए इसमें? ऑलरेडी 5 दिन हम खा चुके हैं। जी बिल्कुल, तो अब अगला जवाब जो होगा वो डॉक्टर साहब को होगा। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं रांची से, उनका कहना है कि 5 दिन से वो उन्हें फीवर आ रहा था, पैरासीटामोल उन्होंने खाया, तो बुखार अब उनका उतरा नहीं है, तो उनके लिए सलाह वो चाहते हैं। ठीक है, पहली बात तो अगर 5 दिनों से पैरासीटामोल खाने के बाद बुखार नहीं आ रहा है तो एक अपने जो वहाँ डॉक्टर्स होंगे, जो फ़ोन नंबर्स होंगे, या आप ऑनलाइन जो हैं वहाँ सलाह लीजिए। क्योंकि ठीक है, अगर फीवर नहीं उठता है तो उस समय हम लोग को एक गवर्नमेंट की भी एक प्रोटोकॉल्स बनी हुई है, क्या क्या दवाइयाँ लेनी है। पैरासीटामोल्स के जगह के साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक्स भी एडवाइस किया गया है, कुछ एंटी एलर्जिक एडवाइस किया गया। उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें और जो गवर्नमेंट की ओर से हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह हैं उसमें कांटेक्ट करके डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी ट्रीटमेंट से स्टार्ट करवाइए। तो चलिए, सुना आपने कि हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सवाल पूछा, और ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि लोगों को बुखार आता है तो एक बड़ी वजह होती है कि आप पैरासीटामोल ले लेते हैं। दरअसल पैरासीटामोल एक चीज एनाल्जेसिक है और इसमें आपको बहुत ही राहत मिल जाती है। और ये बता दें आपको कि जब कोरोना से आप संक्रमित होते हैं तो फीवर के लिए आपको पैरासीटामोल ही दिया जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह जरूर ले। 1-2 दिन तक तो चलिए आपने टाल दिया कि बॉडी आपका रेसिस्ट कर सकता है और आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए तो सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, उनसे आपके सीधी हम बातचीत कराएं। तो एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताइए पहले, और क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से, आप वो पूछ सकते हैं। अशरफ वारसी हजारीबाग से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपनी बात रखिए, अपना जो भी सवाल है आपका, जो भी संदेह आपको हो रहा है वो आप पूछ सकते हैं। इस समय जो आदमी घबराहट में है, ज्यादा टेंशन में रह रहा है, माने कि और सर में ज्यादा दर्द हो जा रहा है, बुखार आ जा रहा है, उसमें माने क्या करना चाहिए? बिल्कुल, चलिए डॉक्टर साहब से ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक और हमारे दर्शक हैं, जुड़ रहे हैं, अशरफ इनका नाम है। इनका भी सवाल यही है कि घबराहट सी हुई और फिर सरदर्द के साथ फीवर शुरू हो गया, तो इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर कोई भी फीवर अगर हो रहा है तो मेरा ये सलाह है कि अपने जो डॉक्टर्स हैं या ऑनलाइन में जो डॉक्टर्स उपलब्ध हैं उनसे ज़रूर सलाह लीजिए। गवर्नमेंट के हेल्प कुछ जो प्रोटोकॉल एक बना हुआ है ट्रीटमेंट का, जिसमें ये कहा गया है कि पैरासीटामोल आपको दिन में 3 बार लेना है, तब तक जब तक कि बुखार आपकी पूरी तरह से छूट ना जाए। इसके अलावा उन्होंने कुछ और दवाइयों का भी उसमें जिक्र किया है, जैसे आइवरमेक्टिन दवाई है जिसे 3 दिन लगातार लेनी है रात में। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक का लेना है।
फिर मॉन्टेल्यूकास्ट एल, ये एंटी एलर्जिक है जिसे 10 दिन तक रात में लेना है। इसके अलावा कुछ विटामिन और उसके सप्लीमेंट्स का भी सजेस्ट किया गया है, जिसमें विटामिन सी, जिंक और मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ें आपको लेनी हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारा पानी पीना है, एक रूटीन मेंटेन करनी है, नींद आपकी प्रॉपर हो और एक दिनचर्या आपकी बनी रहे। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि फीवर आपकी उतर नहीं रही है या खांसी अगर बढ़ रही है, ब्रेथलेसनेस बढ़ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। जो हेल्पलाइन बना हुआ है उसमें कांटेक्ट कीजिए और वहां से मदद मांगिए। अगर आपके लक्षण भी हो रहे हैं लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर से सलाह नहीं ले रहे हैं, तो वो कभी कभी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, तो आप जो दर्शक अशरफ आपने सुना कि क्या क्या करना है, और ये जो सवाल है और जो सलाह उस पर डॉक्टर साहब का है, ये आप उन तमाम लोगों का है जो इस वक्त इस स्थिति से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ अशरफ के लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जो इस वक्त कोरोना से जूझ रहे हैं या कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, या फिर उन्हें जो भी कोरोना से बचने के लिए एहतियात बरतना है, वो उन तमाम लोगों के लिए ये सलाह जो है वो हम दे रहे हैं और डॉक्टर साहब के जरिए सलाह आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और रांची से परमजीत कुछ जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। परमजीत, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? किस तरह की चिंता आपको है कोरोना को लेकर, या कैसी समस्या आपके पास? नहीं, ऐसा है कि हमारी मिसेस 16 अप्रैल को पॉजिटिव हो गई थी और उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है 30 तारीख को। तो हमने उनको पहली वैक्सीन लगवा दी थी, उसके बाद वो पॉजिटिव हुई थी। तो वो अब हम सेकेंड डोज उनको कब लगवाएं, ये जानना था। एक बार फिर से परमजीत अपना सवाल रख लेंगे, जरा सा मैं सुन नहीं पाया ठीक तरीके से। जी, मेरी मिसेस को मैंने पहले डोज की वैक्सीन लगवा दी थी, तो वो फिर 16 तारीख को पॉजिटिव हो गई थी जी, और 30 तारीख को उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई जी। बिल्कुल, तो मैं उनकी सेकेंड डोज कब लगवाऊं, वही जी बिल्कुल। बिल्कुल, इस वक्त दर्शकों को हम बता दें कि धनबाद से भी एक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम इस सवाल का जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत कीमती समय निकाला आपने दर्शकों के लिए। न्यूज़ 11 भारत के इस मुहिम में आप हमारे साथ दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये सवाल हम आपके पास पहुंचाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनका सवाल है कि अब वो नेगेटिव उनकी जो बहन है वो हो चुकी हैं, और तो कितने दिनों के बाद नेगेटिव होने के बाद से वैक्सीन का दूसरा डोज लेना चाहिए या पहला डोज लेना चाहिए? वैक्सीनेशन से जुड़ा उनका सवाल है। किसी भी मरीज जिसको कि कोरोना हुआ है उसको पहले नेगेटिव होना ज़रूरी है। वो जब एक बार नेगेटिव जब हो जाते हैं उसके बाद एक क्वारंटाइन में जाते हैं, लगभग 2 हफ्ते का होता है जी। 2 हफ्ते के बाद वो 3 महीने तक कभी भी कोरोना का वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जब कोरोना होता है तो नेचुरली कोरोना की एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीबॉडी लगभग 90 डेज या 60 to 90 डेज तक रहती है। उतने दिनों तक यूजुअली सभी पेशेंट्स कोरोना से प्रोटेक्टेड होते हैं। फिर भी जो 15 दिन से 1 महीने का गैप माना जाता है वो इसलिए कि जो भी सेकंड वैक्सीन लेने जाएगा वो एक भीड़ में जाएगा और उस भीड़ में बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन वाले ऐसे होंगे जो कि कोरोना से संक्रमित नहीं है, जो कि सेंसिटिव है। तो अगर ये पूरी तरह से नॉन इन्फेक्टिव नहीं है तो ये उनको फैला सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए 1 महीने से 3 महीने के बीच में इंजेक्शन लेना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि परमजीत को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब की सलाह आपने ली और इसी तरीके से लगातार जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके सवाल हमारे पास आ रहे हैं। और गुमला से सोनू कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब हमारे साथ, देखिए 2 डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, धनबाद से भी, जमशेदपुर से। जो भी आप जिनसे जो भी सवाल पूछना चाहते हैं हम उनसे वो सलाह आपको हम दिलवा देंगे। तो आपका सवाल पहले। जी, मुझे कोविड पॉजिटिव हुए अब 15 डेज हो चुके हैं। मेरा सवाल था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, बावजूद इसके कि खांसी अभी भी सूखी हो रही है जी। तो मैं डॉक्टर से जानना चाहता हूँ कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर दीपक जमशेदपुर से जो जुड़े हैं उनके पास चलते हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई नहीं अभी। डॉक्टर दीपक, 15 दिन हो गए हैं पॉजिटिव होने के बाद से,
और नेगेटिव की स्थिति में वो पहुंच तो चुके हैं, लेकिन खांसी अभी उन्हें सूखी आ रही है। तो डॉक्टर दीपक आपसे ये हम जानना चाहेंगे इसका जवाब। डॉक्टर दीपक आपसे जमशेदपुर से। देखिए, खांसी, वीकनेस ये सब काफ़ी दिनों तक रहता है, ठीक है। अगर नेगेटिव हो गए हैं, फीवर नहीं आ रहा है, खांसी है, तो एक बार आप एक्सरे करवा के देख सकते हैं। और दूसरा चीज़, जो भाप वगैरह आप इनहेल कर सकते हैं, गार्गल वगैरह कर सकते हैं, कफ लॉजेंसेस वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कफ आपका बरकरार रहता है या कफ बना हुआ रहता है, तो एक बार चेस्ट एक्सरे करवा के देख लीजिए इसे। जी, तो अभी सोनू आपने सुन लिया होगा कि आपको क्या कुछ करना है। डॉक्टर साहब ने आपको बताया यहाँ पर कि अगर आप भाप लेते रहें और अगर उसके बाद भी आपको राहत नहीं मिलती है, गार्गल करते रहें, राहत नहीं मिलती है, काढ़ा पीते राहत नहीं मिलती है, तो आपको एक बार फिर से अपना टेस्ट कराना चाहिए कि आखिर वजह क्या है खांसी की। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पोस्ट कोविड रिएक्शंस भी बहुत सारे होते हैं और शरीर पर बहुत असर पड़ता है, तो ध्यान रखना होगा। और कमज़ोरी की बात जहाँ तक है, तो कुछ दिनों तक आपको कमज़ोरी का एहसास होगा, लेकिन इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। आपको घबराने की जरूरत इस वक्त बिल्कुल नहीं है। जब तक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा गंभीर वाले ना हो, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं। कोरोना के बाद बहुत सारे पोस्ट कोविड रिएक्शंस जो हैं वो शरीर पर आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो तमाम दर्शकों को हम बता दें यहां पर कि और गोड्डा से जितेश हमारे साथ जुड़े हैं। जितेश, क्या सवाल है आपका? हेलो जितेश, आपका सवाल क्या है डॉक्टर साहब के लिए से? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, हम पूछ रहे थे, हम लोग जो ये डबल मास्क जो यूज करते हैं जी, चलो बिल्कुल। तो हम सवाल तो इनका समझ चुके हैं। डॉक्टर साहब से हम इस बात का जवाब जान लेते हैं। धनबाद से जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर भूषण के पास चलते हैं सीधे। डॉक्टर भूषण साहब, एक सवाल अब आया है एक दर्शक का। उनका कहना है कि क्या डबल मास्क पहनना जरूरी है, और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो क्या उससे भी डबल मास्क की आवश्यकता है? ये सवाल एक आया है। जी, मास्क का काम है कि आपको जो वायरस हैं आपके नाक या मुंह से घुसने वाले हैं, शरीर में अंदर प्रवेश करने वाले हैं, उनको रोकना। एक मास्क जनरली ट्रिपल प्लाई आइडियल मास्क लोग नहीं पहन पाते हैं। क्योंकि ट्रिपल प्लाई आइडियल मास्क नहीं पहनते हैं जी, इसलिए उनको डबल मास्क पहनना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो ट्रिपल प्लाई मास्क भी होते हैं, इन मास्क के बीच में एक वायरस फिल्टर होता है जिसे मेल्ट ब्लोन कहते हैं, मेल्ट ब्लोन लेयर। जी, ये मेल्ट ब्लोन लेयर की सबसे छोटी जो इकाई होती है छेद की, वो है 300 माइक्रॉन्स। जी, और एक वायरस कोरोना का 120 माइक्रोन का होता है। तो इवन द बेस्ट मास्क भी कोरोना को नहीं रोक पाते हैं। तो फिर दूसरा प्रश्न यह है कि तो फिर हम मास्क पहनते क्यों हैं? बिल्कुल। वस्तुतः जब कोरोना वायरस निकलता है तो हवा में उड़ता हुआ नहीं निकलता है एरोसॉल के माध्यम से। कोरोना वायरस जब निकलता है तो किसी व्हीकल पर निकलता है जिसको हम लोग ड्रॉपलेट कहते हैं। जो लार्ज ड्रॉपलेट होते हैं और स्मॉल ड्रॉपलेट होते हैं, या उससे भी छोटे होते हैं, उनको एरोसॉल कहते हैं। ये लार्ज ड्रॉपलेट और स्मॉल ड्रॉपलेट, इनकी साइज बहुत बड़ी होती है, ये मास्क में ट्रैप हो जाते हैं। जी, इसीलिए शुरू से WHO ने कहा था कि अगर आप खांस रहे हैं और अपने मुंह के चारों तरफ आपने 4 या 5 लेयर का कपड़ा रख लिया है तो आप दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि ये वायरस बहुत ही सांघातिक है और संक्रामक है, इसलिए एक का वायरस दूसरे तक ना पहुंचे, ना पहुंचने के लिए घर के अंदर 1 मास्क और बाहर 2 मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि बहुत तेजी से फैल रहा है। दूसरी चीज, जो आदमी कोरोना से नेगेटिव हो चुके हैं, आपने सुना होगा कि नेगेटिव होने के बाद भी 14 से 21 दिन तक उनको क्वारंटाइन में रखा जाता है, इसलिए कि उनके अंदर जो RNA पार्टिकल्स हैं उनके थ्रोट में,
वो उनको इन्फेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को अभी भी इन्फेक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी तरह से उसकी जो प्रतिरोध शक्ति है वो कम हो तो। इसलिए जब तक आप टोटली इन्फेक्टिव नहीं रह जाते हैं, यानी कि लगभग 2 हफ्ते बाद तक, तब तक आपको अपने आप को बचा के रखना है। दूसरी एक और चीज़ है, जब आप नेगेटिव हो गए और उसके बाद आप घूम रहे हैं तो कृपया याद रखें कि वातावरण में 3-4 तरह के और स्ट्रेन है। बिल्कुल, ब्राजीलियन स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, आपको डबल म्यूटेंट है, ट्रिपल म्यूटेंट है, आजकल जो आंध्रा स्ट्रेन है, तो दूसरे स्ट्रेन से आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, इंटरफेरॉन की स्थिति में एक वायरस से जब तक इन्फेक्टेड है दूसरा वायरस नहीं आता है, लेकिन एक बार आप नेगेटिव हो गए तो फिर आपको सावधान रहने की जरूरत है और आपको सारे नियमों का पालन करना आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह, और ये तमाम दर्शक इसे सुने, समझें और इस पर अमल करें आप, क्योंकि इस वक्त जो है, कम से कम ये आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे महामारियां हमारे देश में, पूरी दुनिया में आती रही हैं जिनसे बचने के लिए कोई रास्ता पहले से नहीं था, लेकिन कम से कम इस बार जो कम से कम ये महामारी जो है उससे बचने के लिए कुछ रास्ते जो हैं, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ सिस्टम जो है वो डेवलप पहले से किया गया है और इसमें डॉक्टर्स ने माना है कि इसे हम रोक सकते हैं शुरुआती दौर में। मास्क, हैंड सैनिटाइजर या हाथ धोना या सामाजिक दूरी, तो इनका पालन आप करते रहें क्योंकि आप बच सकते हैं। संक्रमण की जो स्थिति अभी है इसको हम इसी जगह रोक सकते हैं, इसको और बढ़ने से हम रोक सकते हैं। और डबल मास्क जो है वो आप पहनिए, डिपेंड करता है कि आपका मास्क का स्तर किस तरीके का, मास्क किस क्वालिटी का है। रांची से एक दर्शक पप्पू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, आपका क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा अंकल आर्टिफिशियल जांच कराए थे तो नेगेटिव आया हुआ है, ठीक है, लेकिन उनका फीवर और बदन हाथ मतलब दर्द छूट नहीं रहा है, ठीक है, और तो थोड़ा दूरी में रहते हैं और हम लोग थोड़ा फैमिली में थोड़ा अलग रहते हैं, तो वही हम लोग थोड़ा सा उसको बताना है सर, कैसे कि उनको क्या इलाज किया जाए और हम लोग फैमिली में क्या करें कि हम लोग सुरक्षित रहें, सलाह क्या करना है, किसी क्या डॉक्टर साहब से सलाह लेना था। चलिए, बिल्कुल, डॉक्टर दीपक से हम पूछ लेते हैं इस सवाल का जवाब। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है एक दर्शक का, उनका कहना है कि आरटीपीसीआर में उनके यहाँ एक परिजन है जो आरटीपीसीआर में नेगेटिव आए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें, फीवर वगैरह उन्हें अभी भी आ रही हैं, आइसोलेशन में वो रह रहे हैं, उन्हें आइसोलेट कर लिया गया है, तो कैसे वो क्या करें आगे अब, क्योंकि नेगेटिव आ चुके हैं। उन्होंने कहा ये एंटीजन में भी नेगेटिव आया था, आरटीपीसीआर में भी नेगेटिव आया है, बावजूद कुछ एक सिम्टम उनके पास हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आरटीपीसीआर में नेगेटिव है लेकिन सिम्टम्स कोविड के हैं या कोविड से लक्षण हैं, तब भी उन्हें अपने आप को आइसोलेट ही रखना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रोटोकॉल है, जितने दिन के भी आइसोलेशन के लिए कहा गया है, वो उनको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि कई बार आरटीपीसीआर से भी पॉजिटिव नहीं आता लेकिन पेशेंट पॉजिटिव रहता है। तो जो अगर सिम्टम लक्षण कोविड के हैं लेकिन नेगेटिव है, तब भी आपको अपने आप को आइसोलेट करके ही रखना है जब तक कि बुखार आपका ठीक ना हो जाए। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस जवाब से आप संतुष्ट हो गए होंगे। तो लगातार जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो आपको सलाह दे, और किसी एक शख्स के लिए सलाह नहीं, किसी एक दर्शक का ये सलाह नहीं, बल्कि ऐसे सवाल जिन जिन के मन में होगा, जो पूछना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि अगर किसी एक से जुड़ा हुआ सवाल अगर हमारे पास पहुंचा और उससे जुड़े अगर आप भी, तो आप दोबारा सवाल ना करें, क्योंकि उसी में आपका भी जवाब होगा। तो इसलिए दूसरों को मौका दें, फोन लाइनें जो हैं वो आप इंगेज ना रखें, ये भी हमारे यहाँ पर अपील है आप तमाम दर्शकों से। और जब आप हमसे बात कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, तो उस वक्त टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। लेकिन हाँ, जब डॉक्टर साहब जब आपको सलाह दे रहे होंगे, जवाब दे रहे होंगे, तब आप टीवी सेट का वॉल्यूम जरूर बढ़ा लें उस वक्त, क्योंकि आपको सुनना है, गंभीरता से सुनना है। तो लगातार हमारे साथ डॉक्टर्स बने हुए हैं, डॉक्टर भूषण भी हैं, डॉक्टर दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं, और दर्शकों के जो है सवाल वो भी हमारे पास पहुंच रहे हैं। डॉक्टर भूषण, एक सवाल ये भी यहाँ पर है, जैसे कि मान लीजिए कि आप पॉजिटिव होने के बाद आप नेगेटिव हो चुके हैं और कुछ दिनों तक ऐसा लगता है कि आप कमजोर हैं, फिर उसके बाद ब्लड का टेस्ट जब रिपोर्ट कराया जाता है तो सीबीसी में कुछ एक डी अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो क्या इस स्थिति में जो ब्लड थिनर खाने की सलाह डॉक्टर्स दे रहे हैं, तो क्या खुद से भी इस चीज को किया जा सकता है, या फिर कुछ दिनों में खुद ही वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप दवाइयां बहुत खा चुके होते हैं? तो क्या जरूरी है कि वो थिनर आप खाएं?
तो डॉक्टर भूषण जो हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर भूषण से हमारा संपर्क टूट गया, तो इस सवाल का जवाब एक बार हम फिर से डॉक्टर दीपक से ही ले लेते हैं। डॉक्टर दीपक साहब से ही हम इस सवाल का जवाब लेते हैं कि क्या ब्लड थिनर जरूरी है या फिर थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि खुद से ही वो जो रक्त के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो रिस्ट्रक्चर हो जाएंगे वापस से कुछ दिनों बाद। देखिए, जो गाइडलाइंस दिया हुआ या जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, उसमें यही कहा गया है कि आपको 5 से 7 दिनों तक ब्लड थिनर लेनी है। अगर 5 से 7 दिन आप ले लिए हैं, उसके बाद भी जो अगर हो रहा है तो वो अपने आप ही कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा, कंटिन्यू करने की वो जरूरत नहीं है। तो 7 दिन तक आपका वो कोर्स है, 7 दिन तक आपको लेना है, उसके बाद आप उसको बंद कर सकते हैं और वेट कीजिए, ठीक है। वो धीरे धीरे जो डिरेंजमेंट हुआ है वो ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। तो इस तरीके से हम तमाम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि देखिए, हम लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं और जो भी आपके सवाल हैं, जो भी मन में आपके संकोच है, संदेह है, वो आप सीधे हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रांची से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल आपका क्या है वो आप डॉक्टर साहब से पूछिए सीधा। मेरा नाम मनीष कुमार है। जी मनीष, एक्चुअली 19 अप्रैल को मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आया था और सारे कुछ ठीक भी हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा छींक आता है कभी कभी। जो छींक, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, छींक आता है, ये नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन छींक इन्हें अभी भी आ रही है, तो क्या ये भी पोस्ट कोविड ही कोई लक्षण है या फिर एक सामान्य स्वतः प्रक्रिया है, ये जो शरीर की प्रक्रियाएं होती हैं, एलर्जीज वगैरह? चीज वगैरह हो सकती है, सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मास्क आप यूज करे रहें, अगर घर में भी हैं तो मास्क का प्रयोग करें, ठीक है। बहुत उसके लिए चिंता नहीं करनी है, वो धीरे धीरे अपने ठीक हो जाता है। तो मनीष जी, सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और उम्मीद करते हैं इस जवाब से आप संतुष्ट भी होंगे। घबराना बिल्कुल नहीं, देखिए इसीलिए हमने तमाम डॉक्टर हमारे साथ जो जुड़े हैं, डॉक्टर दीपक हो या डॉक्टर भूषण हो, इन लोगों से सीधा इसलिए हम जुड़े कि ताकि दर्शक सीधा उनसे सलाह ले सके। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ 11 भारत अपनी तरफ से आपको कुछ या जवाब दे रहा है, सीधे चिकित्सक जो हमारे साथ जुड़े उनके जरिए आप तक हम जवाब पहुंचा रहे हैं। और संजय रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि मैंने 15 मार्च को कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लिया, टीका लिया था आपने? जी ठीक है। ये कुछ दिन पहले, मतलब 10 दिन पहले सर्दी खांसी बुखार आ गया जो खत्म हो गया। अब कोविड मुझको सेकेंड डोज कब लेना है? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अहम सवाल। डॉक्टर भूषण, आपसे ये सवाल रहेगा। संजय रांची से, उनका कहना है कि 10 दिनों पहले सर्दी खांसी उनका खत्म हो गया है, 15 मार्च को उन्होंने पहला डोज लिया था वैक्सीन का। क्या अब वो वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के लिए तैयार हो चुके हैं या उन्हें थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए? सर्दी खांसी हालांकि अब नहीं, उन्हें 10 दिन पहले उन्हें आया था। बीच में सर्दी खांसी आई थी, इसका रिकॉर्ड नहीं है कि वो सर्दी खांसी नॉर्मल थी या उनको कोविड का इन्फेक्शन था, इसलिए उनको एक कोविड के इन्फेक्शन की जांच करा लेनी चाहिए जी। अगर किसी वजह से वो एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव भी आ जाता है, क्योंकि 10 दिन पहले उनकी सर्दी खांसी खत्म हो गई है, तो एक एंटीबॉडी जांच करा लेनी चाहिए, जिसमें IgM IgG दोनों में से कोई ना कोई बढ़ा हुआ अगर मिलता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि उनको यह कोरोना का इन्फेक्शन था। और अगर है तो फिर 1 महीना वेट करना चाहिए, और अगर कोरोना इन्फेक्शन नहीं है तो निश्चित ही वो 10 दिन के बाद ले सकते हैं वैक्सीनेशन। इसलिए ये कोरोना का इन्फेक्शन था या नहीं था, चूंकि उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, इसलिए इसको कंफर्म हो जाना जरूरी है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं संजय जी आपको इस जवाब से संतुष्टि मिल गई होगी और सही जवाब जो आप और इसी का पालन आप करें, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे और मशहूर डॉक्टर्स को हमने आपके साथ यहाँ पे रखा है और आप कोई सेकंड ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है। सेकंड
ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो बोला वो आप मानिए, इंतजार कर लीजिए, टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद ही आप सेकेंड डोज ले वैक्सीन का, क्योंकि दिक्कतें ऐसी हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कुछ। धनबाद से राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या सवाल होगा आपका, और शायद डॉक्टर भूषण से आपका जवाब होगा। हाँ, हमारा सवाल था कि हम लोग को सर्दी खांसी बुखार है, हम लोग घर में 2 लोग हैं। तो ऐसा है कि हम लोग जांच कराए थे 24 तारीख को, 24 अप्रैल जी। हाँ हाँ जी, RT-PCR कराए थे, लेकिन रिपोर्ट मिल नहीं रहा है। और ऐसा है कि रिपोर्ट तो मिल नहीं रहा, और सरकारी हॉस्पिटल में भी रिपोर्ट का एडमिट लेगा नहीं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम लोग? यानी कुल मिलाकर 14 दिन हो चुके हैं आपके, ठीक है, कुल मिला के। डॉक्टर भूषण, धनबाद से ही एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और सवाल आपसे ही उनका, वो दोनों जो पति पत्नी हैं वो संक्रमित थे या नहीं तो उन्हें नहीं पता, कुछ सिम्टम लगे, फिर उन्होंने टेस्ट कराया लेकिन रिपोर्ट अब तक उनकी नहीं आई है, कई बार संपर्क कर चुके हैं और अब 14 दिन करीब करीब बीत चुके हैं। क्या दोबारा उन्हें कोशिश करनी चाहिए टेस्ट कराने की, या 14 दिन तक सब कुछ सही सलामत है तो वो खुद को सही मान लें? अब जी, अगर टेस्ट नहीं कराया है और 14 दिन बीत गए हैं तो ICMR का एक इंस्ट्रक्शन है बहुत क्लियर कट कि अगर आपकी समस्या फर्स्ट सिम्टम से डे 1 से या डे 0 के हैं, डे 0 से 10 दिन हो गई है और आपको पिछले 3 दिनों से बुखार नहीं है, तो आप अब नॉन इन्फेक्टिव हो गए हैं, आप घर जा सकते हैं। अगर हॉस्पिटल में हैं तो भी हम लोग अपने सेंटर्स में भी अगर ऐसे मरीज हैं जो कि 10 दिन से एडमिटेड हैं और पिछले 3 दिन से बुखार नहीं है तो उनका टेस्ट नहीं कराते हैं, उनको छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च का यही मापदंड है, यही उसकी इंस्ट्रक्शंस है। इसीलिए अगर आप 14 दिनों से हैं और आपको पिछले 4-5 दिनों से कुछ नहीं है तो आप निश्चिंत होकर रहें, अब आपको दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, डबल मास्क, सिंगल मास्क, दूरी ये जरूर करते रहें। चलिए, बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि राजेश जी को ये जवाब मिल चुका होगा डॉक्टर भूषण के जरिए, और आप पालन करें इस चीज़ों का और घबराइए मत, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप चाहे तो जांच करा सकते हैं। अगर जांच आपकी मिसिंग है, जांच रिपोर्ट जांच करा लीजिएगा, लेकिन आप खतरे से बाहर हैं, घबराने की जरूरत अब बिल्कुल है नहीं। आपको सिम्टम पे नजर रखिए, सिम्टम आपको नहीं होने चाहिए कोरोना से जुड़े हुए किसी भी तरह के सिम्टम अगर अभी भी आपको हैं तो आप सलाह ले सकते हैं फिर से चिकित्सकीय, और जांच भी करा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे और जो डॉक्टर हमारे साथ हैं वो तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो न्यूज़ 11 भारत की कोविड हेल्पलाइन के जरिए आप तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि आप अपने फोन कीजिए, जो भी सलाह आपको चाहिए वो आपको हम अपने डॉक्टर्स के जरिए दिलवा रहे हैं, क्योंकि एक पहल है, इसमें मिल बांट कर ही हमें आगे बढ़ना होगा। और देखिए, डॉक्टर साहब ने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया है, तो आप फोन जरूर कीजिए, सलाह लीजिए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस से, इस पर करेंगे चर्चा। लगातार हम उन सवालों को रखेंगे जो सवाल अभी भी रह गए दर्शकों के। छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर 11 स्पेशल, और आज हम खास पेशकश के साथ रूबरू हुए हैं, लेकर आए कोविड हेल्पलाइन आपके लिए न्यूज़ 11 भारत की तरफ से। जमशेदपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम तमाम कॉलर्स से एक बार फिर से गुजारिश कर लेते हैं कि जब आप सवाल पूछ रहे हो, आपको सलाह लेनी हो, उस वक्त जब हमसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो उस वक्त टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। लेकिन हाँ, जब आपको डॉक्टर साहब का जवाब चाहिए होगा, डॉक्टर साहब की सलाह आपको चाहिए होगी, जब आपके सवाल का जवाब दे रहे होंगे, तो उस वक्त आप टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो थोड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। और हाँ, एक सवाल अगर किसी दर्शक का आया है और वो आपसे मिलता जुलता है तो आप दोबारा सवाल ना करें, क्योंकि इससे जो दूसरे बहुमूल्य सवाल हैं वो रह जाएंगे दूसरे दर्शक के। तो इसलिए एक ही बार सवाल करो, और आप वो सवाल आपसे जुड़ा हुआ है तो आप दोबारा कोशिश ना करें दोबारा से फोन करने की। और फोन लाइन हमने खोल दिया है, फोन नंबर लगातार फ्लैश करें। जमशेदपुर से अनंत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत जी, आपका सवाल क्या है डॉक्टर साहब से? जानंद, आपका सवाल?
सर मेरा सवाल है कि मेरा उम्र 45 साल है, मेरा शुगर लेवल खाली पेट 180 है, खाने के बाद 220 हो जा रहा है। क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? बिल्कुल, बहुत ही सही सवाल, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा, मन में संदेह होगा। डॉक्टर भूषण का रुख करते हैं। डॉक्टर भूषण, एक दर्शक जुड़े आनंद कुमार, उनका सवाल है कि 45 साल से ऊपर के हैं वो, और उन्हें ब्लड शुगर की समस्या है, खाली पेट 180, और जब वो भोजन कर लेते तो 220 तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में क्या उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए? एक सवाल आया है। तो अच्छा, अगर नहीं कंट्रोल भी होता है तो अवश्य लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बता दीजिए कि शुगर होने पर भी लोग ले सकते हैं? जी हाँ, अगर संभव है तो उसे 2-4 दिन घटा करके ले लें, और अगर नहीं संभव है तो भी ले लें, क्योंकि इनको वैक्सीन लेना सामान्य आदमियों से ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादा वल्नरेबल है उस प्रकार की बीमारी के लिए, किसी भी वायरल डिसऑर्डर के लिए, इसलिए इनको जरूर लेना चाहिए वैक्सीन। वैक्सीन के अलबत्ता रिएक्शंस कुछ सामान्य लोगों से ज्यादा होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई घातक नहीं होता है रिएक्शन। थोड़ा बुखार हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, हल्की खांसी वासी हो सकती है, लेकिन अवश्य लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भूषण साहब, हमारे साथ जुड़े, आपने बेशकीमती वक्त दिया। हमें पता है कि आपको कुछ जरूरी काम है, और इसलिए हम फिलहाल आपको विदा करना चाहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन फोन लाइनें लगातार खुली हैं, और डॉक्टर दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हाँ, दर्शकों के सामने किसी तरह से मनो दशा से जुड़ी या कुछ मेंटल से जुड़े कंडीशन जो इस वक्त वो फेस कर रहे हैं, तो मनोवैज्ञानिक भी हैं डॉक्टर दीपक। तो उस प्रिया जुड़ चुकी है धनबाद से हमारे साथ। प्रिया, आपका सवाल क्या है? वैक्सीनेशन को लेकर है, जैसे कि यहाँ पर बहुत न्यूज आ रही है कि वैक्सीनेशन करने पर बहुतों के यहाँ डेथ हो जा रही है, तो वो रीजन उसके पीछे क्या हो सकता है? डॉक्टर दीपक, सवाल एक आया है, दर्शक हैं प्रिया, उनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां जो है वो पैदा हो गई हैं, और बहुत सारे लोगों में दिक्कतें सामने आई हैं। तो क्या ये वास्तविक हैं, या फिर कुछ लोगों में वास्तव में ये चीजें आ जाती हैं और इनसे घबराने की जरूरत नहीं है? नहीं, इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ भ्रम है, ठीक है, जो मिथ फैलाया हुआ है। तो कुछ ये काफ़ी सेफ है ये वैक्सीन लेना, और जो स्टडी भी सामने आ रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद काफ़ी वो सेफ्टी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और तरह तरह का जो बताया जा रहा है कि इससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या कुछ सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, वो सब भी एकदम गलत है। कोई ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है, एकदम भ्रम है। अगर वैक्सीन आपको दिया जा रहा है, आप नहीं लिए हैं, तो अवश्य से लीजिए इसे, और पूरा दोनों डोज ही लीजिए। बिल्कुल, तो सुना आपने कि भ्रांतियां बहुत ज़्यादा पैदा हो गई हैं, और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन के कुछ एक साइड इफेक्ट जो हैं वो कुछ लोगों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है ये, क्योंकि आपके लिए एक नई चीज़ है ये, और कुछ लोगों के जो शरीर होते हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं, तो कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। और जो मौतों की बात की जाती है वो उससे नहीं, किसी दूसरी वजह से होती है। तो वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि इस कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, कोरोना पॉजिटिव भी नहीं होते हैं, कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन उनमें एक तरह का एंग्जाइटी सा वो फील कर रहे होते हैं, तो उससे कैसे ओवरकम किया जाए? ऐसे बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले होते हैं जो बहुत नेगेटिव हो चुके होते हैं, उन्हें किसी भी चीज पर भरोसा नहीं होता है कि ऐसा हो नहीं सकता, तो उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, जैसे जैसे ये एक वैश्विक महामारी है, ठीक उसी के पैरेलल में एक और बीमारी चल रही है, मानसिक बीमारी या मानसिक रोगों की। ठीक है, कोरोना काल में यह मानसिक बीमारी या मानसिक रोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। सबसे पहला जो इसमें हम देख रहे हैं वो एंजाइटी की, घबराहट, परेशानी, चिंता, बेवजह की चिंता। पहले जब पहला फेज आया था तो उस समय लोगों को कुछ भी लक्षण लगता था तो उन्हें लगता था कि वो कोरोना हो गया है, तो उसे बार बार टेस्ट करवाने की इच्छा रहती थी, तो वो लेकर घबराहट थी। इस बार जब आया है
इस बार एक पैनिक वाला सिचुएशन आया है, ये सोच करके अगर कोरोना हो जाएगा तो कैसे होगा, क्या होगा, या फिर कैसे सारा कुछ मैनेज करेंगे। बहुत कुछ तो ये मीडिया में जो समाचार आ रहे हैं या दिखाया जा रहा है उससे लेकर भी लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, लोगों में एंजाइटी, घबराहट फैली हुई है। ये एकदम मान के चलिए कि सारे लोगों को बीमार अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, सारे लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर लोग घर में ही डॉक्टर की परामर्श से बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ रहिए, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव वे में रखेंगे उतना ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो अपने डेली शेड्यूल को मेंटेन कीजिए, अपने घर परिवार में जो अभी तक आप कोरोना से पहले तक जो समय नहीं दे पा रहे थे वो घर के लोगों के साथ समय दीजिए, कनेक्टेड रहिए। यहाँ हम लोग बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सोशल डिस्टेंसिंग ना हो कि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है। फिजिकली आप डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, लेकिन आप सोशली आप लोगों से कनेक्ट रह सकते हैं, वीडियो कॉल के जरिए, फ़ोन के जरिए। ये सब करने से आपकी जो स्ट्रेस लेवल है, जो तनाव है, वो भी कम रहेगा और एक बॉन्डेडनेस वो एक मेंटेन रहेगा, जो आपको स्ट्रेस रिलीवर का काम करेगा। जो एंजाइटी हो रही है उससे आपको मदद मिलेगी। एक चीज़ और ये कहना चाहेंगे कि अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा आपको लग रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बार बार डिप्रेशन ख्याल आ रहे हैं या डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहा है, उदासी हो रही है, नींद की समस्या अगर आपको है, तो किसी न किसी मनोरोग विशेषज्ञ, मानसिक चिकित्सक, साइकेट्रिस्ट से जरूर संपर्क करें और उनसे परामर्श लें, क्योंकि जितना जल्दी आप उनसे संपर्क करेंगे, जितना जल्दी अपने आप मानसिक जो रोग या लक्षण हो रहे हैं उनकी इलाज करेंगे, उतना ही अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक साहब, आपने यहाँ पर पूरी जानकारी दी और ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हम आपको भी विदा करते हैं और शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुमूल्य जानकारियाँ दी। बहुत सारे दर्शकों के मन में जो सवाल थे, जो संदेह था, जो आशंकाएं थी, उसको आपने ख़त्म किया है, तो शुक्रिया आपका डॉक्टर दीपक। आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, आपको बहुत सारे काम होंगे, तो हम चाहेंगे कि आप एक योद्धा की तरह लड़ रहे, तो आप लड़ाई अपनी जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। और अब हम हमारे साथ इस बीच डॉक्टर अजितेश जुड़ चुके हैं रांची से, और स्वागत है आपका अजितेश साहब। एक कॉलर रामगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक सवाल है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या सवाल है जो दर्शक हमारे हैं रामगढ़ से? सर जी अपना नाम बता दीजिए पहले। अच्छा पुदार साहब, बिल्कुल, अपना सवाल क्या होगा आपका? सर मेरा सवाल है कि मेरे मिसेस को माइग्रेन नस का सर मेरे मिसेस को आज एक साल से दवाई चल रहा है माइग्रेन नस का। तो इस बीच में उसका उम्र है अभी 40+। तो उनको क्या वैक्सीन लिया जा सकता है? बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम सवाल यहाँ पर पूछा गया। डॉक्टर साहब, इनका सवाल है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका सवाल है कि उन्हें माइग्रेन की समस्या है, एक उनके परिजन हैं और 40 साल से ज्यादा की उम्र उनकी हो चुकी है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं, ये सवाल आया है। देखिए वो बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं। एक्चुअली में लोगों में बहुत से वैक्सीन को लेकर शंकाएं हैं, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन कौन नहीं ले सकते। मान लीजिए ऐसे मरीज जिनको कि अभी वर्तमान में बुखार है, ठीक है, उनको वैक्सीन नहीं लेना है, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको वैक्सीन नहीं लेना है, और अभी 18 साल से जो नीचे है उनको वैक्सीन नहीं लेना है। बाद में कोई भी मरीज, अगर मान लीजिए कि हाइपरटेंशन का मरीज हो, शुगर का मरीज हो, चाहे थायराइड का मरीज हो, इस टाइप से कुछ भी हो, कि उनको वैक्सीन लेना ही है। और उनको इसलिए भी लेना जरूरी है क्योंकि इसी टाइप से मरीज जो कि बहुत सारे मल्टीपल बीमारी है, पहले से कुछ ना कुछ बीमारी है, उनको इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा रहता है, और अगर इनको इन्फेक्शन कोरोना का होता है तो वो सीवियरिटी भी होने की ज़्यादा रहता है। तो इस टाइप लोगों को तो वैक्सीन और ज़्यादा जरूरी है लेने की। बिल्कुल, तो अनितेश सर ने जो बताया, उम्मीद करते हैं कि दर्शक जो हमारे पुदार जी जुड़े उन्हें ये बात समझ आ गई होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। किन्हें किन्हें नहीं लेना है ये तो आपने जान लिया, और बाकी सबको लेना है। एक श्वेता हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, श्वेता उनका नाम है, और क्या सवाल आपका है डॉक्टर अनितेश से आपका? श्वेता, आप अपना सवाल रख सकती हैं डॉक्टर साहब तक।
सर मुझे ये पूछना था कि हमारा मतलब मेरे फैमिली मेंबर सारे मार्च में पॉजिटिव हो चुके थे, तो उसके मतलब बहुत से लोग बोले कि अभी वैक्सीन लेना सेफ नहीं है, तो आफ्टर 2 मंथ क्या हम लोग अभी ले सकते हैं कि आफ्टर 3 मंथ? जी कितना दिन हो गया आपका? हम लोग मार्च में हो गए थे फैमिली मेंबर। और मार्च में नेगेटिव हो गए थे आप? मार्च में मतलब पॉजिटिव आया था, वही 10-11 मार्च को हम लोग का टेस्ट पॉजिटिव आया था। मार्च के आखिर तक आप लोग नेगेटिव हो गए थे, ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर अनितेश से ये सवाल रहेगा, कोई एक परिजन है, उनके परिवार में सारे लोग पॉजिटिव थे और मार्च के आखिर में वो लोग नेगेटिव हो गए, तो उन्हें कितना दिन और इंतजार कर लेना चाहिए या फिर वो वैक्सीन ले सकते हैं? देखिए, नेगेटिव होने के बाद आपको 4 से 6 मतलब 8 हफ्ता तक डिले करना होता है, ठीक है। तो अगर आप 6 वीक का बाद लेते हैं तो वैक्सीन लेने के बहुत उचित समय होता है, इसीलिए मन में आपको कोई संकोच नहीं रखना है, ठीक है। अगर 1 महीना बीत चुका तो ले सकते हैं, आइडियली अगर आप 6 हफ्ता बाद लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो श्वेता जी आपके संकोच का समाधान हो चुका होगा, जो आशंकाएं थी उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि 6 सप्ताह आप कर ले तो बेहतर होगा। हालांकि अगर 1 महीने बाद भी आप ले सकते हैं, 4 सप्ताह के बाद भी, लेकिन आइडियल जो होता है कंडीशन वो 6 सप्ताह के बाद का होता है। एक और दर्शक हैं, उनका सवाल यहां पर आया है डॉक्टर अनितेश कि उनका ये कहना है, उनका सवाल है जी। डॉक्टर साहब सवाल ये आया है कि अगर सर्दी खांसी रहे और वो नेगेटिव है, वो अगर जो शख्स है, तो क्या उस सर्दी खांसी के दौरान उसे बचना चाहिए या फिर वो ले सकता है? बहुत ही सामान्य अगर सर्दी खांसी हो रही हो तो वैक्सीन वो ले सकता है? देखिए अब हाँ, अगर सर्दी खांसी सामान्य सर्दी खांसी तो वो वैक्सीन ले सकते हैं। अगर यही अगर सर्दी खांसी मान लीजिए कि सर्दी खांसी चला जा रहा है, 6 दिन 7 दिन हो गया और सर्दी खांसी जो बुखार आ रहा होगा वो बुखार का भी आपको बढ़ चुका है, मतलब पहले कम बुखार आता था, अब बुखार ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि मुझे अब कमजोरी ज्यादा लग रही है, या फिर सांस फूल रहा है या फिर ये चीज बढ़ रहा है, तब उन्हें एक बार सचेत होना चाहिए कि ये कोरोना भी हो सकता है। लेकिन अगर 2-3 दिन ऐसे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है तो उस समय ले सकते हैं, लेकिन अगर बुखार ज्यादा रहेगा तब उन्हें रुक जाना चाहिए, उन्हें एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए, तब उन्हें वैक्सीन के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। एक दर्शक और जुड़ गया हमारे साथ। जी अपना नाम बताइए और सवाल आपका क्या है वो पूछिए। मेरा नाम सुशांत कुमार हुआ। जी सुशांत। मैं झारखंड रांची से बोल रहा हूँ। मेरे फादर का एज फिलहाल 78 ईयर्स है। आज से 11 साल पहले उन्हें स्टेन लगा था हार्ट। तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? फिलहाल उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी डॉक्टर अनितेश, एक शख्स हैं, उनका सवाल है कि उनके पिता जो 78 साल के हो चुके हैं, 11 साल पहले उनकी सर्जरी हुई थी हृदय की और स्टेन लगा था, क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? समस्या कोई भी नहीं उनके पास। हाँ, जैसा मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि जिनको अभी वर्तमान में बुखार है या फिर गर्भवती महिलाएं या फिर उम्र 18 साल से है, सिर्फ उन्हीं को वैक्सीन नहीं लेना है। बाद में अगर ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है तो वो सब वैक्सीन ले सकते हैं। और खासकर मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो भी ओल्ड एज में है या 50+ है 40+ है, अगर वो हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज है, चाहे थायराइड की समस्या है, हार्ट की कोई भी समस्या है, लेकिन वो वर्तमान में उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्हें जरूर से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन प्रोटेक्टिव है। ये अगर बाई चांस आप बीमार होते भी हैं तो आपको डिजीज को सीवियर स्टेज में जाने नहीं देगा और अब थोड़ा बहुत कंडीशन ही होकर आपको सुधार जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, तो सुन लिया होगा आपने, अगर स्टेंट भी लगा है, बाईपास भी आपका हुआ है, किसी भी तरह की सर्जरी भी हुई हो और कोई समस्या आपको ना हो तो आप वैक्सीन लीजिए, बेधड़क लीजिए। यूपी से एक दर्शक लखीमपुर खीरी से सोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपना सवाल आप रखिए। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने कोविशील्ड का पहला वैक्सीन ले लिया था। जी हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने कोविशील्ड का पहला डोज ले लिया है और दूसरा डोज मुझे लेना है 5 मई को लेना था, लेकिन अभी काफी लोगों के सुनने में आ रहा है कि जो वैक्सीन ले रहे हैं उनको बुखार आ रहा है, ये आ रहा है। मुझे पहले वैक्सीन के बाद बुखार आया था 10 दिन के बाद,
और 4-5 दिन में फीवर ग्रस्त रहा, बुखार में पीड़ित रहा। तो अभी मुझे दूसरा वैक्सीन लेने में डर लग रहा है कि मुझे आप थोड़ा राय दें कि क्या करना चाहिए मुझे इसके बारे में। बिल्कुल, तो मैं सीधे डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, एक दर्शक है लखीमपुर खीरी से, सोहन, उनका सवाल ये है कि करीब करीब 1 महीना पहले उन्होंने पहला डोज लिया था कोविशील्ड का और तब उन्हें 3-4 दिन बुखार रह गया था, और क्या अब वो लें वैक्सीन? उन्हें बोले कि उन्हें डर लग रहा है, या इस बार भी आशंका है कि उन्हें फीवर हो जाएगा फिर से? नहीं, देखिए, वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा सा बुखार आना या फिर बॉडी एक मतलब बदन हाथ में बर्फ देना या थोड़ा सर्दी लगना, ये सामान्य बात है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ये बेसिकली ये भी शो करता है कि आपका इम्यून सिस्टम वैक्सीन जो लिए उससे काम करना शुरू कर दिया और उसी के रिस्पॉन्स में आपको थोड़ा सा शरीर में असर हो रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं। अगर इस टाइप से कुछ होता है तो आप पैरास्टामोल का टेबलेट ले सकते हैं, बुखार जब आए तब, या फिर बदन हाथ दर्द हो तब भी। मतलब इसमें ये नहीं घबराना है कि मेरे को पिछली बार बुखार हुआ था तो मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। उन्हें अवश्य 6 हफ्ते बाद दूसरा डोज भी वैक्सीन का ले लेना चाहिए। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनितेश, हमारे साथ जुड़े आप और बहुत ही बहुमूल्य जानकारियां दी। बहुत सारे दर्शकों की जो समस्याएं रही होंगी, जो सवाल रहे होंगे, उनका समाधान आपने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, बहुत ही कीमती समय निकाला आपने न्यूज़ 11 भारत के लिए और उनके मुहिम के लिए। न्यूज़ 11 भारत के कोविड हेल्पलाइन के लिए आप जुड़े, शुक्रिया आपका डॉक्टर अजितेश, आप हमारे साथ जुड़े। और तमाम दर्शकों से भी अपील है कि देखिए, तमाम जो शंकाएं थी, जो आशंकाएं थी, जो सवाल थे, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तमाम जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसका पालन करें, सुरक्षा मानकों का आप पूरा पालन करते रहें, तमाम एहतियात बरतें और वैक्सीन को लेकर किसी भी तरीके से आप भ्रमित ना हो। वैक्सीन सुरक्षित है, सेफ है और बहुत जरूरी है। फिलहाल स्पेशल में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर चलता रहेगा और मुहिम जो हमारी है न्यूज़ 11 भारत की, वो भी चलती रहेगी। नमस्कार।